हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 27 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपित नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ कौन सी संस्था ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी इंटरपोल, ऑप्शन डी सीबीआई। देखिए, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपित नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। 13,500 करोड़ रुपए की जालसाजी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के आग्रह पर इंटरपोल ने यह कदम उठाया है। बात करें इंटरपोल की, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के बीच समन्वय का काम करती है। इंटरपोल उन देशों के बीच समन्वय का काम करती है जो इस संस्था के सदस्य हैं। इंटरपोल की स्थापना का विचार सबसे पहले 1914 में मोनाको में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस में रखा गया और इसके बाद इंटरपोल की स्थापना आधिकारिक रूप से 1923 में की गई थी और इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग रखा गया था। बाद में साल 1956 में इसका नाम इंटरपोल रखा गया। इंटरपोल मुख्य रूप से इन 3 प्रकार के अपराधों जैसे काउंटर टेररिज्म, साइबर अपराध, संगठित अपराध के लिए अपनी पुलिस व्यवस्थाओं और क्षमताओं का इस्तेमाल करती है। इंटरपोल के प्रधान सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय केंद्र ब्यूरो और अधिकृत संस्थाओं के निवेदन पर 8 तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं। ये नोटिस इंटरपोल की 4 आधिकारिक भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और स्पेनिश में प्रकाशित किए जाते हैं। इस तरह के नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मकसद सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके या खोए हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। 8 तरह के नोटिसों में रेड कॉर्नर नोटिस, पीला कॉर्नर नोटिस, ब्लैक कॉर्नर नोटिस, बैंगनी नोटिस, ग्रीन कलर नोटिस, इंटरपोल संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस, ऑरेंज कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस है। बात करें रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में, तो यह नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी या उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए किया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे स्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरपोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को कब शुरू किया गया था तथा इसे अपना लक्ष्य कौन से वर्ष तक पूर्ण करना है? ऑप्शन ए 2018-2030, ऑप्शन बी 2015-2025, ऑप्शन सी 2016-2026, ऑप्शन डी 2019-2024। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर अपनी रिपोर्ट को लेकर फटकार लगाई है जो 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30% तक की कमी का प्रस्ताव करता है। बात करें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी द्वारा की गई टिप्पणी में एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस ए.के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर रिपोर्ट को लेकर फटकार भी लगाई जिसमें 2024 तक 20 से 30% वायु प्रदूषण तक कम करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही पीठ ने टिप्पणी की, मंत्रालय का दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक शासनादेश के खिलाफ है। ट्रिब्यूनल ने 6 महीने के भीतर पूरे देश में 175 वायु गुणवत्ता निगरानी यानी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने इस उद्देश्य के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कंसेंट मैकेनिज्म, पर्यावरणीय मुआवजा के तहत उपलब्ध कोष का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। बात करें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की, तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2019 में प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उसे कम करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करना है। इसके अंतर्गत पूरे देश में वायु की गुणवत्ता निगरानी को बेहतर बनाने और वायु प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने का भी फैसला किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक हवा में PM 2.5 और PM 10 प्रदूषक के स्तर में 20 से 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदूषण में कमी का यह आकलन 2017 में हवा की गुणवत्ता के आधार पर होगा।
बात करें एनजीटी के बारे में तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। अधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अधिकरण के अन्य 4 पीठ है। इसमें पूर्णकालीन अध्यक्ष के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 20 होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2019-2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए उद्यम पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से, ऑप्शन बी युवा रोजगार से, ऑप्शन सी प्रवासी रोजगार से, ऑप्शन डी नए उद्योगों की मंजूरी से। देखिए, उद्यम पोर्टल पर करीब 2 महीने में 3 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने जुलाई में यह नई व्यवस्था शुरू की थी जिसमें स्वघोषणा के आधार पर आसानी से एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। बात करें उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए नया रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया है जो कि एमएसएमई की नई परिभाषा के साथ लागू किया गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर करने की प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से शुरू कर दी गई है। पुराने यूजर्स को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर दोबारा रजिस्टर नहीं करना है बल्कि उसमें वे खुद को अपडेट कर सकते हैं। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उद्यम रजिस्ट्रेशन में सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा दी गई है जिसके तहत लोगों की कई सारी परेशानी हल हो सकती है। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के निवेश एवं टर्नओवर की सीमा को बढ़ा दिया गया है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में इसे एक समान कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उड़ान योजना का 4था चरण शुरू किया गया है। उड़ान योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए किशोरी शिक्षा, ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन सी हवाई सेवा, ऑप्शन डी छात्रवृत्ति। देखिए, उड़ान देश में क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने की दिशा में एक नवोन्मेषी कदम है। क्षेत्रीय संयोजकता योजना उड़ान 15 जून 2016 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी की सुविधाजनक बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ अक्टूबर 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें रुचि रखने वाले ऑपरेटर प्रस्ताव करके अभी तक संपर्क से नहीं जुड़े मार्गों पर संचालन शुरू कर सकते हैं। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देगी ताकि आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके। इसके तहत विमान की आधी सीटों के लिए प्रति घंटा एवं 500 किलोमीटर की यात्रा उड़ान हेतु अधिकतम 2500 रुपये किराया वसूला जाएगा और इसमें एयरलाइनों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें मौजूदा हवाई पट्टियों एवं हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश में उन हवाई अड्डों पर भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी जो कम उपयोग में आते हैं और जिनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हवाई सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत में कौन सी उपग्रह ने आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र परावैज्ञानिक किरणों का पता लगा है? ऑप्शन ए IRNSS 1D, ऑप्शन बी एस्ट्रोसेट, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी कार्टोसेट 2। देखिए, भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ उपग्रह एस्ट्रोसेट ने आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र परावैज्ञानिक किरणों का पता लगा है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने बताया कि इसमें नेतृत्व में एक वैश्विक टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के मुताबिक भारत के पहली मल्टी वेवलेंथ उपग्रह एस्ट्रोसेट के पास 5 विशिष्ट एक्सरे और टेलीस्कोप उपलब्ध है। ये एक साथ काम करते हैं। एस्ट्रोसेट में AUDFS 01 नामक आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र परावैज्ञानिक किरणों का पता लगा है। यह पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है जो लगभग 95 खरब किलोमीटर के बराबर है। तीव्र परावैज्ञानिक किरण की खोज करने वाले वैश्विक टीम का नेतृत्व डॉक्टर कनक साहा ने किया।
वो IUCAA के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनकी टीम ने शोध का प्रकाशन 24 अगस्त को नेचर एस्ट्रोनॉमी नामक जर्नल में किया है। इस टीम में भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड के वैज्ञानिक शामिल थे। बात करें एस्ट्रोसेट की, तो एस्ट्रोसेट को 1515 किलोग्राम के उत्थान भार सहित भूमध्य रेखा पर 6 डिग्री के कोण पर 650 किलोग्राम पर आनत कक्षा में 28 सितंबर 2015 डेट लिख दे रहे हैं, 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C30 द्वारा प्रमोशित किया गया। एस्ट्रोसेट मिशन की अपेक्षित न्यूनतम उपयोगी कालावधि 5 वर्ष है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सौर ऊर्जा से उड़ने वाली विमान से पहली बार छलांग लगाने का रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए बेयर ग्रिल्स, ऑप्शन बी सिमोना सिम्पसन, ऑप्शन सी राफेल डोमजन, ऑप्शन डी जॉर्ज बटलर। देखिए, स्विट्जरलैंड के एडवेंचरर राफेल डोमजन ने सौर ऊर्जा से उड़ने वाले विमान से पहली बार छलांग लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। दो सीट वाले प्रोटोटाइप विमान सोलर स्ट्रोटस ने दक्षिणी स्विट्जरलैंड स्थित एक एयरबेस से उड़ान भरी थी। करीब 5000 फीट की ऊंचाई से छलांग के दौरान राफेल ने कुछ हजार मीटर के बाद पैराशूट खोला था। उनकी टीम ने कहा कि उनका मकसद स्काई डाइविंग जैसी गतिविधियों के लिए सौर ऊर्जा से संचालित विमानों के उपयोग के लिए प्रेरित करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राफेल डोमजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय को दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब से नवाजा गया है? ऑप्शन ए भानु प्रकाश, ऑप्शन बी शकुंतला देवी, ऑप्शन सी केनेरू हम्पी, ऑप्शन डी सूर्यशेखर गांगुली। देखिए, हैदराबाद में रहने वाले नीलकंठ भानु प्रकाश दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में उभरे हैं। लंदन में हाल ही में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के तहत उन्होंने मेडल कैलकुलेशंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता। 21 वर्षीय भानु प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से गणित से स्नातक कर रहे हैं। भानु प्रकाश ने ANI से बात करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने के क्रम में उन्होंने 4 विश्व रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग कैलकुलेटर से तेज गति से चलता है। ये रिकॉर्ड पहले स्कॉट प्लेंसबर्ग और शकुंतला देवी जैसे महान गणितज्ञों के नाम है। इन रिकॉर्डों को तोड़ना राष्ट्रीय सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा, मैंने गणित की दुनिया में भारत को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए अपना प्रयास किया है। भानु प्रकाश ने बताया कि मैंने 15 अगस्त को लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय को यह ओलंपियाड का स्वर्ण पदक जीता है। मानसिक दक्षता और दिमागी खेल में यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। हर साल लंदन में इसका आयोजन होता है। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड का आयोजन वर्चुअली किया गया। इसमें इस साल 57 साल तक की उम्र के 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, ग्रीस और लेबनान के प्रतिभागी शामिल थे। पहली बार इस ओलंपियाड का आयोजन 1998 में किया गया था। भानु प्रकाश ने बताया कि 65 अंकों के अंतर में मैंने पहला स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल मेरी गति से इस कदर चकित थे कि सटीकता से पुष्टि करने के लिए उन्होंने अतिरिक्त सवाल किए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भानु प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विमोचन की गई किताब द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी S जयशंकर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। देखिए, विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपनी किताब द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड की पहली प्रति मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की। ये तो जो इसके लेखक है वो है S जयशंकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, S जयशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व भर में 26 जून को ड्रग के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 मनाया गया है। वर्ष 2020 के लिए इस विषय की थीम क्या थी? ऑप्शन ए जस्टिस एंड हेल्थ, ऑप्शन बी लिसन फर्स्ट, ऑप्शन सी बेटर केयर टुवर्ड योर फैमिली, ऑप्शन डी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। देखिए, विश्व भर में 26 जून को ड्रग्स के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 मनाया गया है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान यानी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं से छुटकारा पाना तथा सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर देना है। 7
7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से संकल्प 42-112 के तहत प्रति वर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। ड्रग्स एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय इस दिवस को चिन्हित करने हेतु अपनी सोशल मीडिया अभियान में शामिल होने के लिए व्यक्तियों, गैर लाभकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और सदस्य राष्ट्रों को प्रोत्साहित करता है। इसे विश्व ड्रग्स दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने नोएडा में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय की बाहरी दीवारों पर वारली पेंटिंग प्रदर्शित की है। वारली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, भारतीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने नोएडा में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय की बाहरी दीवारों पर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध वारली पेंटिंग प्रदर्शित की है। वारली पेंटिंग की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई है। यह उत्तरी सह्याद्री के व्यापक रूप से वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। प्राकृतिक तत्व वारली पेंटिंग के मुख्य आकर्षक होते हैं। इस पेंटिंग में चावल का पेस्ट, गोंद एवं जल का मिश्रण चित्रों को सजाने के लिए किया जाता है। बांस की छड़ी का प्रयोग ब्रश के रूप में किया जाता है। इस पेंटिंग में ज्यामितीय आकृतियां जैसे वृत्त, त्रिकोण और वर्ग आदि का उपयोग किया जाता है। साथ ही इस पेंटिंग में जीवन के विभिन्न पहलुओं एवं मान्यताओं को दर्शाते हुए कई आकृतियां बनाई जाती है। वारली चित्रकारी मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।